तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्किल्स देखे थे। उसमें से लास्ट वाला जो स्किल था परसुएडिंग एंड निगोशिएटिंग स्किल, मतलब कन्विंस करना और निगोशिएट करना, ये स्किल हम लोग ने लास्ट में देखा था। अभी इसके बाद बाकी के जो स्किल्स रहते हैं, अदर स्किल्स, देर आर सेवरल अदर स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट मैनेजर्स। और भी स्किल की ज़रूरत पड़ती है मैनेजर्स लोगों को। तो जैसे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्किल है, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, देखता हूँ मैं। अभी आ रही है आवाज़ मेरी? क्लियर है? स्टार्ट करूँ लेक्चर? ओके। तो मैं आपको बोल रहा था कि कल के लेक्चर में परसुएडिंग और निगोशिएटिंग स्किल तक हो गया था। अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अदर स्किल्स। अदर स्किल्स में जो दूसरे भी स्किल्स है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्विंग स्किल है, झगड़ा सॉल्व करने का स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या है कि आवाज नहीं येत आहे. आवाज़ नहीं येते। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था स्किल्स है, दूसरे जो स्किल्स है कॉन्फ्लिक्टिंग स्किल, जैसे झगड़ा सॉल्व करने का स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग स्किल, फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो क्रिटिकल मतलब क्या रहता है, कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्रिटिसिज्म निकलता है तो उनको सॉल्व करने की स्किल अपने पास होनी चाहिए। जो भी वो लोग गलत निकाल रहे हैं तो उनको अपने को सॉल्व करने को जमना चाहिए। टीम बिल्डिंग स्किल, अपने को टीम बनाने को आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल, कुछ भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन करने को आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इधर ख़त्म हो गया। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, F.W. टेलर ने बनाया था। साइंटिफिक मैनेजर थ्योरी ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। डेवलप्ड इन अर्ली 1900। तो ये 1900 में डेवलप हो गया था विथ एन एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। तो उनका ऑब्जेक्ट क्या था कि वर्कर्स लोगों का प्रोडक्शन को बढ़ाने का। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ऐसा इसका पूरा नाम है, और ये 1856 को पैदा हो गए थे, 1915 को एक्सपायर हो गए। द पायनियर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी, तो इसने इन्वेंट किया, इसके लिए पायनियर करके कहा जाता है। एडवोकेटेड अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
तो इन्होंने ये स्टडी बनाई थी प्रोडक्टिविटी वर्कर्स लोगों की बढ़ाने के लिए. द SMT owes its origin to F.W. Taylor, who is regarded as the father of scientific management. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो ये F.W. टेलर है. ठीक है. टेलर प्राइमरी कंसर्न्स हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड इंक्रीज पे फॉर वर्कर्स. तो ये प्राइमरी किस चीज़ के लिए देखता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने को वर्कर्स का पेमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, उनका सैलरी भी बढ़ाना पड़ेगा. टेलर्स फॉलोअर्स इंक्लूड हैरी गैंट, फ्रैंक गिलब्रेथ, लिलियन गिलब्रेथ एंड हैरिंगटन इमर्सन. ये टेलर के फॉलोअर्स है. बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर. F.W. ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ F.U. ने F.W. है वो F.W. टेलर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू. तो दो टाइप का उनका कंट्रीब्यूशन है. सबसे पहला जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो इनके प्रिंसिपल उन्होंने लेट डाउन किए हैं, बाद में उसकी टेक्निक वो भी F.W. टेलर ने लेट डाउन की है. तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल. तो इनके प्रिंसिपल्स अभी हम लोग स्टडी करेंगे. डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट का एक्चुअल साइंस है उसका डेवलपमेंट किया है, सो दैट द बेस्ट वे और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ईच टास्क कैन बी आइडेंटिफाई. तो इससे क्या होगा, एक सबसे अच्छा तरीका हम लोग ढूंढ निकालेंगे एक काम करने का. साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स को साइंटिफिक तरीके से अपने को सिलेक्ट करना है, सो दैट द वर्क कैन बी असाइन टू द राइट वर्क डिपेंडिंग अपॉन हिज स्किल एंड एबिलिटीज. तो उससे क्या होगा, हम लोग सही काम सही आदमी को दे पाएंगे उसके एबिलिटीज़ और स्किल्स के अनुसार. फिर नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. तो वर्कर्स लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, और वो भी साइंटिफिक प्रोवाइड करना, सो दैट द नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स ऑफ द वर्कर्स गेट इम्प्रूव्ड, विच इन टर्न इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी. तो उससे क्या होगा, उनका नॉलेज बढ़ता है, उनके एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं, उनके स्किल में बढ़ा सकते हैं, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके. बाद में क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वर्कर्स है, उनमें एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए, वो उनमें डेवलप करना है. अच्छा कोऑपरेशन मैनेजमेंट और वर्कर्स में डेवलप करना है, सो एज टू ब्रिंग हार्मोनी. हार्मोनी मतलब सब जगह पीस रहेगा, शांतता होगी. एंड टू डेवलप टीम स्पिरिट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे क्या होगा, मेंबर्स में एक टीम स्पिरिट जागृत हो जाएगा. मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर शुड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर. अभी मैनेजमेंट को सभी वर्कर्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड में रखना है. ये आदमी बुरा है, ये आदमी खराब है, ऐसा मन में नहीं लाना है. सभी आदमी अच्छे हैं ऐसा उनको सोचने का है. मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. मतलब क्या है कि सबसे पहला कैसा था कि हम लोग प्लान करते थे कि इतना इतना ऑब्जेक्टिव करने का है. अभी हम लोग बोलते हैं जितना हो सके उतना निकालो. पहले टारगेट देते थे, अभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, टारगेट नहीं है, आपको जितना हो सकता है उतना आप करो, सो दैट द वर्कर्स आर बेनिफिटेड बाय वे ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और इंक्रीज पे. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको जितना ज़्यादा वो लोग काम कर रहे हैं उतना ज़्यादा उनको पैसा पे कर रहे हैं, तो उनका ही बेनिफिट हो रहा है. टेलर बिलीव्ड दैट द मैनेजमेंट एंड लेबर शुड हैव अ कॉमन इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. टेलर का ऐसा मानना था कि मैनेजमेंट और लेबर जो है उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने को. मैनेजमेंट को वो बेच के प्रॉफिट कमाएंगे और लेबर जो भी कामकाज कर रहे हैं उनको प्रॉपर पैसा मिलेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क. काम को लोगों में बांटना, सो दैट ईच वर्कर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वन फंक्शन एंड स्पेशलाइज इन दैट फंक्शन. तो हर वर्कर एक फंक्शन
के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके ऊपर वो स्पेशलाइज हो जाता है, सो एज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर। तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और फिर एंड दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की धीरे 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 एफिशिएंसी बढ़नी चालू हो जाएगी। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स ऑब्लिक एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम लोग ने सबसे पहला प्रिंसिपल सीखा, अभी हम लोग उनका टेक्निक या एलिमेंट सीखते हैं। इन ऑर्डर टू पुट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनटू प्रैक्टिस, टेलर्स एंड हिज फॉलोअर्स डेवलप द फॉलोइंग टेक्निक। तो ऊपर दिए हुए प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए टेलर और उसके फॉलोअर्स ने ये टेक्निक उन्होंने ढूंढ पाई। तो सबसे पहला जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो टेलर इंक्लूड टाइम स्टडीज टू फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो टेलर ने टाइम स्टडी इंट्रोड्यूस किया ताकि वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रख सके कि एक स्टैंडर्ड, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको इतना इतना प्रोडक्शन करना ही है, तो स्टैंडर्ड रखने लगे, उसका टाइम स्टडी करने लगे कि पर्टिकुलर हर काम के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, तो उसको बोलते हैं टाइम स्टडीज। ये वो कंपनी के लोग करने लगे। स्टैंडर्ड्स वेयर लेड डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड क्वांटिटी। अभी स्टैंडर्ड किस किस का रखा गया, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आ रहा है और क्या क्वालिटी है, वर्क परफॉर्मेंस की क्या क्वालिटी है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स रखने लगे, सो एज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी। ये क्यों रखा गया, क्योंकि सब जगह ऑपरेशन में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जानी चाहिए, हर जगह सेम टाइप से ही ऑपरेशन होने चाहिए, और टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी। तो उससे हम लोग कंपैरिजन भी एफिशिएंसी की कर पाएंगे कि ये वर्कर थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे रहा है, ये वर्कर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, दूसरों जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उनकी इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए। मैंने पहले से बोला था कि पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलना है, निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है। तो कैसे जो वीक वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, तो ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रखने लगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मतलब क्या है कि प्रोडक्शन के अनुसार कौन कितना प्रोडक्शन कर रहे उसके अनुसार वो पीस रेट रखने लगे। अगर कम प्रोडक्शन कर रहे तो पीस रेट कम था, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे तो पीस रेट ज़्यादा होता था। अंडर डिफरेंशियल पीस रेट 2 पीस रेट्स वेयर लेट डाउन, 2 पीस रेट रखने लगे। लो वेज रेट फॉर दोज वर्कर्स हु फेल टू अचीव द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव नहीं कर पाते थे उनके लिए जो पीस रेट था वो कम रखा गया, और जो स्टैंडर्ड के ऊपर जा रहे उनको पीस रेट ज़्यादा रहने लगा। फॉर एग्जांपल 15 अपना स्टैंडर्ड है, एक ए वर्कर 10 प्रोडक्शन कर रहा है, 10 यूनिट्स बना रहा है, तो उसको हम लोग 15 रुपये देंगे। अभी समझो
उसके ऊपर 20 यूनिट बना है तो हम लोग उसको 20 रुपया देंगे। 15 ये स्टैंडर्ड है, तो 15 के नीचे बना है तो 15 रुपया देंगे, और 15 के ऊपर बना है तो 20 रुपया देंगे। तो उससे क्या होता था, जो कम परफॉर्मेंस दे रहा है वो कोशिश करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दूँ। अकॉर्डिंग टू टेलर, ड्यू टू डिफरेंशियल प्राइस सिस्टम, द इनएफिशिएंट वर्कर्स विल ट्राई देयर बेस्ट टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। तो वो जो इनएफिशिएंट वर्कर्स थे अपना बेस्ट देने लगे, एंड एफिशिएंट वर्कर्स वुड बी मोटिवेटेड टू मेंटेन और एनहांस देयर आउटपुट अबव द स्टैंडर्ड्स। और जो एफिशिएंट वर्कर्स थे वो मोटिवेट हो जाते थे कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखे या अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाए। तो उससे दोनों का फ़ायदा होने लगा, इनएफिशिएंट वर्कर्स का भी फ़ायदा होने लगा और इनएफिशिएंट वर्कर्स का भी फ़ायदा होने लगा। फिर अगला पॉइंट है फंक्शनल फोरमनशिप। फोरमन मतलब सुपरवाइजर, जो लोगों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। टेलर एडवोकेटेड फंक्शनल फोरमनशिप under which as many as 8 foremen were required to supervise the workers job। तो उसने फंक्शनल फोरमनशिप बनाई जिसमें 8 फोरमन लगने लगे, वर्कर्स का जॉब सुपरवाइज करने के लिए। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट वन सुपरवाइजर cannot be expert in all aspect of supervision work। उसका ऐसा ओपिनियन था, उसका ऐसा मानना था कि एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं होगा। टेलर फंक्शनल सुपरवाइजर कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर्स। तो ये जो 8 लोग थे उसने 2 ग्रुप में डिवाइड किए थे। सबसे पहला प्लानिंग लेवल पे, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग। उसने क्या किया था कि प्लानिंग अलग है और काम करना अलग है। काम करना जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, तो प्लानिंग अलग है और डूइंग अलग है। देयरफॉर एट द प्लानिंग लेवल ही सजेस्टेड 4 फोरमन। तो प्लानिंग लेवल पे 4 फोरमन थे। जैसे पहला डिसिप्लिनेरियन था, तो वो क्या करता था, एनफोर्स करता था रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन मेंटेन करता था। दूसरा रहता था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो ये क्या करता था, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स लोगों में बांटने का काम करता था। रूट क्लर्क टू लेट डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो ये सीक्वेंस बताता कैसा काम कैसे होना चाहिए। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम के बारे में बताता था कि कितना टाइम तुम लोग को काम करने वाला है और उसके बदले में कितना पैसा तुम लोग को मिलेगा। तो टाइम एंड कॉस्ट, उसका टाइम और पैसों के बारे में उनको जानकारी देता था। तो ये प्लानिंग के लेवल के 4 फोरमन थे। फिर शॉप मतलब जिधर काम चलता है, वर्कशॉप, उसके लेवल के 4 फोरमन थे। सबसे पहला था रिपेयर बॉस। तो ये रिपेयर बॉस क्या करता था, टू इंश्योर प्रॉपर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। तो वो देखता था कि सारे मशीन्स और टूल्स कंडीशन में है क्या। दूसरा रहता था इंस्पेक्टर, टू इंश्योर दैट वर्कर परफॉर्म्स द वर्क एज पर द स्टैंडर्ड्स। ये देखता था कि सारे वर्कर्स जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार काम कर रहे या नहीं कर रहे। तीसरा होता था गैंग बॉस, टू अरेंज एंड असेंबल नेसेसरी मशीन एंड टूल्स। ये क्या करता था, सारे मशीन और टूल्स को इकट्ठा करता था। उसका काम था अरेंजिंग एंड असेंबलिंग, मतलब जमा करना और उनको जोड़ना। फिर चौथा बॉस है स्पीड बॉस, टू एंश्योर प्रॉपर स्पीड ऑफ वर्क सो दैट द वर्क इज डन ऑन टाइम। ये स्पीड देखता था कि लोग बराबर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि अपना काम जो है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो आज हम लोग ये दो पॉइंट्स करेंगे, मेंटल रिवोल्यूशन और टाइम स्टडी। इसके बाद फिर बाद में का लेक्चर में देखते हैं जो अपना 2 बजे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल रिवोल्यूशन। टेलर एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर्स एंड डाटा ऑफ वर्कर्स। तो उसने मेंटल रिवोल्यूशन नाम का कॉन्सेप्ट चालू किया जो मैनेजर्स और वर्कर्स के हित में था। He advocated that there would be positive attitude on the part of the management towards the workers and on the part of the workers towards management। मतलब दोनों मैनेजमेंट के मन में वर्कर्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होए और वर्कर्स के मन में मैनेजमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये मेंटल रिजोल्यूशन उसने चालू किया। द पॉजिटिव एटीट्यूड वुड रिजल्ट इन क्लोज कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। तो उससे क्या हो गया, मैनेजमेंट और वर्कर्स में कॉपरेशन बढ़ने लगा, विच इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। तो उससे क्या हो गया, अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट इंक्रीज होने लगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइम स्टडी। टेलर सजेस्ट दैट द यूज ऑफ टाइम स्टडी टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड टाइम इन इंडस्ट्री टू कंप्लीट सर्टन आउटपुट इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम स्टडी के बारे में टेलर ने सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि इतने इतने टाइम में ये पर्टिकुलर काम पूरा होना चाहिए। द टाइम स्टडी इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब। टाइम स्टडी में हर एक एलिमेंट के बारे में एनालिसिस शामिल था। एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम टेकन इन रिकॉर्डिंग सच ईच सच एलिमेंट। मतलब हम लोग रिकॉर्ड करते थे कि हर एक काम पूरा होने के लिए कितना टाइम लगता है। थ्रू प्रॉपर टाइम स्टडी मैनेजमेंट कैन फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ वर्क फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे क्या है, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फिक्स करने लगी एक पर्टिकुलर काम के लिए, और वो एक पर्टिकुलर दिन में कितना काम होना चाहिए या 1 घंटे में कितना काम होना चाहिए, ये मैनेजमेंट फिक्स करने लगी। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
ओके हम लोग ख़त्म करते हैं।